नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री विद रवि शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे अपनी त्रुटियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपन बात करते हैं इस अभिलेख के बारे में। तो आप कितने भी एग्जाम देख लो, चाहे रीट देख लो, फर्स्ट ग्रेड देख लो, सेकंड ग्रेड देख लो, आरएस देख लो या और भी कोई कंपटीशन के एग्जाम देख लो, उन सभी एग्जामों में इस अभिलेखों से प्रश्न बढ़ते हैं। इन अभिलेखों की जब हम बात करें तो ध्यान रखना, जो भारत में अभिलेख लिखवाने की अगर अपन बात करें तो अपवाद स्वरूप हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं कि उनके 2 अभिलेख अपने को मिलते हैं, सागौरा से और बंगाल से। ठीक है, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो अभिलेख लिखने की प्रेरणा या अभिलेख खुदवाने का जो सिस्टम शुरू हुआ था वो अशोक के समय से शुरू हुआ है। इसलिए अगर कभी प्रश्न आ जाए कि बाद में अभिलेख खुदवाने की परंपरा किसके समय से शुरू हुई, तो आपको अशोक ही आंसर करना है। अपन बात करें अभिलेखों के बारे में, तो देखो, अशोक की जो अभिलेख है, इन अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजने वाला व्यक्ति, सर्वप्रथम खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम था टिफेन थेलर। क्या नाम था? टिफेन थेलर। टिफेन थेलर। इस टिफेन थेलर ने 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की खोज की, लेकिन ये इन अभिलेखों को पढ़ नहीं पाया था। इस अभिलेखों को सबसे पहले जो पढ़ने वाला व्यक्ति था या जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी सबसे पहले, वो व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। इस जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इस जेम्स प्रिंसेप ने एक दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, उस स्तंभ लेख को सबसे पहले पढ़ा। देखो, अपन बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में, तो ध्यान रखना, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है, इस भाषा से प्रश्न अभी पिछली बार सेकंड ग्रेड में बना था। उसमें प्रश्न था कि जो अशोक के अभिलेख है वो कितनी भाषाओं में है। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा कितनी है? तो वो भाषा कितनी है? 3 भाषा में लिखा गया है। और वो भाषा कौन कौन सी है? प्राकृत, यूनानी, या इस यूनानी को ग्रीक भी कहा जाता है, और तीसरा है अरेमाइक। अरेमाइक। ठीक है, अब देखो, भाषा कितनी है? 3 होगी, प्राकृत, यूनानी या ग्रीक, और तीसरी है अरेमाइक। मतलब जो अशोक के अभिलेख है, अभिलेखों की भाषा कितनी है? 3 है। लेकिन जब अपन बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की लिपि, तो अशोक के अभिलेखों की जो लिपियां हैं वो लिपियां कितनी है? 4 है। 4 कौन कौन सी है? ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, यूनानी को ही ग्रीक भी कहा जाता है, और चौथी है अरेमाइक। अर्थात जो ये यूनानी और ग्रीक, देखो ऊपर भी मिल रही है भाषा में भी, और यूनानी और अरेमाइक आपको लिपि में भी मिलती है। अर्थात ये यूनानी और अरेमाइक है, ये भाषा भी है और ये लिपि भी है। ठीक है, देखो, इसके अलावा जो ज्यादातर अभिलेख हैं उन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है और भाषा कौन सी? प्राकृत है। अपवाद स्वरूप ही हमें यूनानी और अरेमाइक लिपि या भाषा देखने को मिलती है। देखो भाई, अशोक के 2 अभिलेख हैं जो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक का नाम है शाहबाजगढ़ी और दूसरे का नाम है मानसेहरा। मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख की जो लिपि है, इसकी लिपि कौन सी है? तो वो है खरोष्ठी। कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि में ये शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेखों के लिपियां, अभिलेखों की लिपि प्राप्त हुई है। फिर देखो, बात करते हैं, एक अभिलेख मिलता है तक्षशिला से।
और एक है लम्घान। तक्षशिला और लम्घान से जो अभिलेख प्राप्त हुए उन अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो उनकी लिपि है अरेमाइक। कौन सी लिपि है? अरेमाइक। फिर देखो ये जो प्रश्न है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाता है कि अशोक का ऐसा अभिलेख जो द्विभाषिक भी है और द्विलिपि भी है। तो देखो ये जो अभिलेख है इस अभिलेख का नाम है शर-ए-कुना। क्या नाम है? शर-ए-कुना, जो कहां से प्राप्त हुआ है? कांधार या गांधार से। इस अभिलेख की ये एकमात्र अभिलेख है जो द्विभाषिक भी है। कैसा है? द्विभाषिक भी है और द्विलिपि भी है। मतलब इसके अंदर दो ही भाषा है और दो ही लिपियां हैं। वो दो लिपियां, दो भाषा कौन कौन सी? देखो पहली है यूनानी और दूसरी है अरेमाइक। यूनानी व अरेमाइक। देखो इसको इधर देखो कि अपन ने भाषा में यूनानी और अरेमाइक पढ़ी थी, लिपि में भी यूनानी और अरेमाइक पढ़ी है। अर्थात जो यूनानी और अरेमाइक है वो लिपि भी है और भाषा भी है। इसका मतलब ये द्विभाषिक भी हो गया और द्विलिपि भी हो गया। इसके अलावा एक अभिलेख भारत से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख का नाम है एरगुडी अभिलेख। एरगुडी अभिलेख। ये एरगुडी अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपको कर्नूल, आंध्र प्रदेश से। कर्नूल, आंध्र प्रदेश से। देखो ये एरगुडी अभिलेख के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो भारत से प्राप्त एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो ब्राह्मी लिपि में भी लिखा हुआ है और खरोष्टी लिपि में भी लिखा हुआ है। ब्राह्मी में खरोष्टी दोनों ही लिपियों में लिखा हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों कि इस चार्ट से हर एग्जाम में प्रश्न बने। अगर आपको ये चार्ट याद है तो इसके बाद में अभिलेखों से प्रश्न नहीं बनता है, इसके बाद में प्रश्न सीधा स्तंभों से बनता है। तो आपको इस चार्ट को अच्छे से याद करना है। ध्यान रखना सबसे पहले खोज करने वाला व्यक्ति टिफिन थैलेर था जिसने 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों की खोज की। लेकिन अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 ईस्वी में दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अशोक के अभिलेखों की भाषा 3 है, प्राकृत, यूनानी और अरेमाइक। फिर देखो लिपि 4 है, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक। यूनानी और अरेमाइक भाषा भी है और यूनानी और अरेमाइक लिपि भी है। ठीक है, लेकिन जो शाहबाजपेटी और मानसेरा अभिलेख है इसकी लिपि खरोष्टी है। तक्षशिला और लम्घान की जो लिपि है वो अरेमाइक है। लेकिन जो शर-ए-कुना है ये भी वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड के पेपर में प्रश्न आया था कि अशोक का कौन सा ऐसा अभिलेख है जो द्विभाषिक और द्विलिपि दोनों ही है। तो वो कौन सा था? शर-ए-कुना, जो कांधार से प्राप्त हुआ। इनकी जो लिपि है वो कौन सी? यूनानी और अरेमाइक, और ये इनकी भाषा भी है। फिर देखो एरगुडी अभिलेख कर्नूल, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ। इसके बारे में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भारत से प्राप्त एकमात्र अभिलेख है जो दो लिपियों में मिला है। दो लिपियां कौन कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्टी। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना कि अशोक को जो ये अभिलेख लगवाने की प्रेरणा है, ये प्रेरणा अशोक को कहां से प्राप्त हुई? तो ये जो अशोक को अभिलेख लगाने की प्रेरणा प्राप्त हुई, ये प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई थी? तो एक ईरान का शासक है जिसका नाम है दारा प्रथम, या इसको ईरानी भाषा में डेरियस भी कहा जाता है। इस दारा प्रथम से ही अशोक को अभिलेख लगवाने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। अब देखो बात करते हैं इस चार्ट के बाद में अपन अशोक के अभिलेखों का विभाजन करते हैं। तो जो अशोक के अभिलेख हैं, इन अशोक के अभिलेखों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भागों में विभाजित करते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से? देखो पहला भाग है इसका शिलालेख, अर्थात ऐसे अभिलेख जो शिलाओं पे खुदे हुए मिले, है ना। ऐसे अभिलेख जो शिलाओं पे मिले वो क्या कहलाए? शिलालेख कहलाए। और ऐसे अभिलेख जो स्तंभों पे लिखे हुए हैं उन्हें स्तंभ लेख कहा गया। और ऐसे अभिलेख जो गुहाओं पे या गुफाओं में लिखे हुए हैं उनको गुहा लेख कहा गया है। उनको क्या कहा गया? गुहा लेख कहा गया। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे शिलालेखों के बारे में, है ना। अर्थात इस नाम से पता पड़ रहा है शिला यानी चट्टान। चट्टानों पे जो अभिलेख खुदाए गए या ऐसे आदेश जो बड़ी बड़ी चट्टानों पे लिखाए गए वो आदेश क्या कहलाए?
शिलालेख। तो अब सबसे पहले हम शिलालेखों के बारे में ही बात कर रहे हैं। इन शिलालेखों को पढ़ने से पहले ध्यान रखना कि इस शिलालेख से रीट के अंदर 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं और वो तीन या चारों क्वेश्चन ही बहुत ही प्यारे थे। आपको इस शिलालेख को ध्यान से देखते रहना है। दोस्तों, जब हम इस शिलालेख के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो शिलालेख भी 2 प्रकार के थे। पहला था बृहत शिलालेख अर्थात ऐसे लेख जो बड़ी चट्टानों पे लिखे हुए थे, और दूसरा था लघु शिलालेख अर्थात ऐसे अभिलेख जो छोटी चट्टानों पे लिखे हुए हैं, उनको क्या कहा जाता है? लघु शिलालेख। देखो बृहत शिलालेखों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो है 14। कितनी संख्या बृहत शिलालेखों की? 14। जबकि लघु शिलालेखों की संख्या केवल कितनी है? 2 है। ठीक है। और इनकी जब स्थानों की बात करते हैं तो जो लघु शिलालेख बृहत शिलालेख हैं, इनके स्थान कितने हैं? 8। कितने स्थानों से प्राप्त हुई है? 8। और ये जो प्राप्त हुई कई स्थानों से प्राप्त हुई, इनके पर्टिकुलर नाम नहीं मिलती, अभी भी मिल रहे हैं। देखो ये 8 स्थान अपने को पढ़ने हैं। अपन केवल अभी इस शिलालेख के बारे में बात करेंगे, बृहत शिलालेख के बारे में। तो आप देखो अपन इसको यहां से हटाते हैं। अब ध्यान से देखते जाना कि प्रश्न कैसे बढ़े। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो वो बृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अर्थात एक शिला पे 14 लाइन चल रही है। और ये 14 लाइनें कितने स्थानों से प्राप्त हुई है? तो वो स्थान कितने हैं? 8 है। वो 8 स्थान कौन कौन से? देखो ये अगर आप इन 8 स्थानों को याद करने लगोगे तो हो सकता है आपको प्रॉपर तरीके से याद ना हो पाए। इसको प्रॉपर तरीके से या सही तरीके से याद करने के लिए अपन एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको ये जल्दी याद हो जाए, कभी भूले नहीं, है ना। इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा। देखो वो ट्रिक क्या है, पहले तो इस ट्रिक के ऊपर चलते हैं। ट्रिक का नाम है शाम को जो सोए। शाम को जो सोए वो क्या होता है? गधा। सही बात है ना भाई? जो शाम को सोता है वो गधा कहलाता है। अब इसको ट्रिक को देखो, इसमें कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। और अभिलेखों के स्थान भी कितने हैं? 8 है। वो 8 स्थान कौन से? देखो इसको जमा लेते हैं। शाम को जो सो ए गधा। ठीक है। शाह से शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी। मैं से मानसेहरा, मानसेहरा। को से कालसी, जो से जोगड़। सो से सोपार या सोपारा। ए से एरगुड़ी। ग से गिरनार। धा से धोली। ये 8 स्थान है। अब देखो सिंपल सा प्रश्न आया था एक बार कि अशोक की जो बृहत शिलालेख है वो किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए। तो आपको ये 8 के 8 नाम याद रखने हैं कि ये 8 जगहों से तो प्राप्त हुए। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको सांची या सारनाथ दिख जाता है तो कई बार हम अशोक का संबंध सांची और सारनाथ से जल्दी जोड़ देते हैं, तो वहां से ये बृहत शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। देखो ये शाहबाजगढ़ी और मानसेरा है, ये दोनों के दोनों कहां पे है? पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में। कालसी ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। जोगड़ ये उड़ीसा में है, गंजाम उड़ीसा, उड़ीसा के गंजाम नामक स्थान पर। सोपारा ये थाना महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के थाना में ये स्थित है। फिर देखो एरगुड़ी ये स्थित है कर्नूल में। कर्नूल कहां पे है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश। ठीक है। गिरनार तो ये कहां पे है? सौराष्ट्र गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात में। धौली ये स्थित है कलिंग उड़ीसा में, अर्थात उड़ीसा में भी 2 है ना, जोगड़ और धौली। मानसेरा और शाहबाजगढ़ी कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है।
आपको ये 8 स्थान याद रखने हैं। इनके सन कभी पूछे नहीं गए एग्जाम में, ना इनके कभी खोजकर्ता के नाम पूछे गए, तो आपको इसमें चिंता नहीं करनी है। अब देखो बात करते हैं इन 14 शिलालेखों की संख्याओं के बारे में। यह इन 14 शिलालेखों में वर्णन किस किस चीज का मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति या किसी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो मैं ये वीडियो पढ़ा रहा हूं उनका लाभ मिल सके। देखो भाई, अपन बात करते हैं बृहत शिलालेखों के बारे में। बृहत शिलालेख है ना, इनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने, इनकी 14 कितनी संख्या कितनी है, 14। अब इन 14 के 14 तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनमें से 5-6 फिक्स है जहां से प्रश्न पुटअप होते हैं। आपको उन 5-6 शिलालेखों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। मैं आपको सारे के सारे समझा रहा हूं, लेकिन आपको जो मैं 5-6 इंपॉर्टेंट करके बता रहा हूं, आपको उन 5-6 को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन उठे हैं वो इन 5-6 विलेखों से ही बार बार उठे हुए हैं। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं अपन अशोक का प्रथम शिलालेख। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना, इसका जो मूल भाव है वो है अहिंसा, अर्थात पशु हिंसा पर निषेध की बात ये करता है। ठीक है, फिर देखो बात करते हैं दूसरे विलेख या द्वितीय शिलालेख के बारे में। द्वितीय बृहत शिलालेख क्या बोलता है कि इसमें देखो उल्लेख मिलता है एक यवन राजा का। किसका मिलता है, यवन राजा का। यह यवन राजा का, इसके यवन राजा का नाम क्या था, एंटियोकस। क्या नाम था, एंटियोकस। देखो अगर बहुत सारे सभी विदेशी राजाओं का उल्लेख पूछे कि अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो आंसर जाएगा 13वां शिलालेख। लेकिन केवल और केवल पूछे कि केवल और केवल यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो दूसरे अभिलेख में। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दूसरा 13वां दोनों मिल रहा है एक ही विकल्प में, तो आपको पहले वो सही करना, क्योंकि 13वें में भी यवन राज का उल्लेख है और दूसरे में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा देखो इसमें उल्लेख मिलता है चोल, चेर, पांड्य, केरल पुत्र, केरल पुत्र। इसके अलावा सतीय पुत्र या सतीय पुत्र, और इसके साथ साथ उल्लेख मिलता है श्रीलंका का। मतलब ये जो पड़ोसी राज्य थे, इन पड़ोसी राज्यों का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। अब देखो बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट अभिलेख पहले नंबर का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो आता है तीसरा, है ना। इस तीसरे अभिलेख से प्रश्न क्या आया था कि देखो इस तीसरे अभिलेख में कुछ अधिकारियों का वर्णन है, युक्त, राजुक और तीसरा है प्रादेशिक। युक्त, राजुक और प्रादेशिकों का उल्लेख। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों शब्द है क्या। तो ये तीनों क्या है, युक्त, राजुक और प्रादेशिक। ये अशोक के समय के प्रशासनिक अधिकारी थे, है ना, या मंत्री मान सकते छोटे मोटे। ठीक है ना। इनका उल्लेख कौन सी विलेख में मिलता है, तो अशोक के तीसरे बृहत शिलालेख में। क्यों तीसरे में इसलिए मिलता है क्योंकि अधिकारी कितने, 1, 2 और 3, है ना। आपके रीट में ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। फिर देखो बात करते हैं चौथा विलेख है। इसका जो मूल भाव है अशोक की धम्म नीति है। क्या है, अशोक की धम्म नीति, अर्थात अशोक की धम्म नीति का वर्णन कौन सी शिलालेख में मिलता है, तो ये मिलता है चौथे शिलालेख में। अब देखो अशोक की धम्म नीति किस पे आधारित थी, तो ये देखो आधारित थी रणघोष की जगह। देखो रणघोष का ही दूसरा नाम क्या था, भेरी घोष, है ना। रणघोष को क्या कहते हैं, भेरी घोष। अशोक ने कहा कि रणघोष अर्थात युद्ध का त्याग करो और इसकी जगह किसका प्रचार करो या किसको विजित करो, तो वो वर्णन करता है या ये बात करता है रणघोष की बजाय धम्म घोष पर। किसकी बात करता है, रणघोष की बजाय धम्म घोष की बात करता है। याद करना बहुत ही आसान है कि जैसे चौथी शिलालेख में देखो रणघोष में 1, 2, 3, 4, या अगर इसके प्रायवाची भेरी घोष देखे तो भी 1, 2, 3, 4 अक्षर मिल रहे, और धम्म घोष में भी 1, 2, 3, 4, कैसे भी कर लो 4 अक्षरों का ही शब्द है, इसलिए अशोक का विलेख भी कौन सा है, चौथा है। लेकिन
अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट अभिलेख की, तो तीसरे के बाद में जो इंपॉर्टेंट आता है वो पांचवा अभिलेख आता है। कौन सा आता है? पांचवा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें देखो महामात्रों की नियुक्ति है। ये महामात्र किसका ध्यान रखते थे? धम का। इसलिए इनको क्या कहा जाता था? दम महामात्र। दम महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन कहां मिलता है? तो अशोक के 5वें व्रत शिलालेख में। अब देखो इसको याद करने का एक तरीका, सिंपल सा तरीका इधर देख रहा हूं, है ना। ये महामात्र मेन तो ये इसीलिए पहचाना जाता है, महामात्र को उल्लेख कौन से भी लेख में है? तो 5वें विलेखों में। अगर इसको जोड़े तो 1 2 3 4 ही होता है ना, लेकिन अगर इसके अपन टुकड़े करें तो 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो इसके टुकड़े करते हैं तो म हा मा आदत है और रो, है ना। 1 2 3 4 5। तो महामात्रों का महामात्रो करोगे तो ये याद हो जाएगा। 5 अक्षर है। अभिलेख भी कौन सा है? 5वां है। फिर देखो छठा अभिलेख। ये छठा अभिलेख भी इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, क्योंकि छठे अभिलेख में उल्लेख मिलता है किसका? प्रतिवेदकों की नियुक्ति का, या प्रतिवेदकों का उल्लेख मिलता है। प्रतिवेदकों का उल्लेख मिलता है। अब देखो प्रतिवेदक क्या है? तो प्रतिवेदक को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्टर, या गुप्तचर, या सूचना देने वाले, है ना। तो अशोक ये कहता है इस छठे अभिलेख में कि मैं चाहे किसी भी अवस्था में रहूं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे स्नान कर रहा हूं, चाहे विश्राम कर रहा हूं, मेरे गुप्तचर या मेरे रिपोर्टर या मेरे प्रतिवेदक मुझे किसी भी समय आकर जनता की समस्या से अवगत करा सकते हैं। तो ये जो प्रतिवेदक या रिपोर्टर है, इनका उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है? छठा अभिलेख, है ना। प्रतिवेदकों को देखो 5 अक्षर है ना, लेकिन इसको टुकड़े करेंगे तो क्या कहलाएगा? प र ति वे द क, है ना। प्रतिवेदक 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6। अभिलेख भी कौन सा है? छठा है। फिर देखो बात करते हैं 7वें अभिलेख के बारे में। इसमें देखो जोर दिया गया है धम्म श्रवण पर। किस पे जो बल दिया गया है? धम्म श्रवण पर बल दिया गया है। फिर देखो 8वां अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्जाम में आज तक कभी आया नहीं, लेकिन आ सकता है। देखो इसमें अशोक जोर देता है किसके ऊपर? अशोक कहता है कि आप जो शिकार करते हो या शिकार करने के लिए घूमने जाते हो, आखेट करने जाते हो, इस आखेट यात्रा को बंद करो और इसकी जगह कौन सी यात्रा स्टार्ट करो? धम्म यात्रा। धम्म यात्रा मतलब आखेट यात्रा के स्थान पर अशोक ने किस पर जोर दिया? धम्म यात्रा मतलब आप धार्मिक बुद्ध के स्थलों को देखने के लिए समय निकालो, ना कि आखेट करने के लिए। अब इसको याद करने के लिए क्या देखो, इसमें ये 8वां है, इसमें देखो ये आ और ये ठ, 8 हो गया। सिंपल तरीके से याद करना है ना। फिर देखो बात करते हैं 9वां अभिलेख। इसमें बात कही गई है देखो धम्म मंगल की। किसकी बात कही गई है? धम्म मंगल की बात कही गई है। अर्थात इस अभिलेख में अशोक कहता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो स्त्रियां बहुत ही सारहीन अमंगल करती है, मतलब ऐसी बातें करती है जिनका कोई औचित्य नहीं है। और आगे कहता है कि इससे अच्छा है कि आप ऐसी बातें करें जिससे धर्म या बौद्ध धर्म का मंगल हो या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। ठीक है। फिर देखो 10वां अभिलेख। इसमें देखो बात कही गई है धम्म की श्रेष्ठता की। किसकी बात कही गई है? धम्म की श्रेष्ठता, है ना। अर्थात संस्कृत में एक श्लोक आता था, उसमें कहा जाता था कि जो 10 श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उस श्रेष्ठ व्यक्ति में कितने लक्षण होते हैं? 10 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 10 लक्षण श्रेष्ठ व्यक्ति में माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में 10 लक्षण होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कि ये व्यक्ति गुणों से श्रेष्ठ है। और धम्म की श्रेष्ठता की बात किसमें कही गई है? 10वें अभिलेख में, है ना। अब देखो बात करते हैं अगले जो 3 इंपॉर्टेंट है, 12वां 13वां और 14वां, ये तीनों ही अभिलेख इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अपन 11वें अभिलेख की बात कर रहे हैं। दस हो गए। अब देखो 11वें अभिलेख की बात करें तो 11वें अभिलेख की जब अपन बात करते हैं तो इसमें देखना कि जो 11वां अभिलेख है,
इसमें बात की गई है धम्मदान की। किसकी बात की गई है? धम्मदान के महत्व को बताया गया है, अर्थात ऐसी चीजें दान करना जिससे धम्म या धर्म की वृद्धि हो, है ना। अब देखो धम्मदान का मतलब, इसको सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं अपन कि जैसे दान तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जो दान 11 के दिन होता है उस दान का महत्व ज्यादा होता है ना। तो 11 के दिन किया हुआ दान ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए धम्मदान का उल्लेख इसमें मिलता है, 11वें में मिलता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं 12वां अभिलेख। इसमें बात कही गई है धम्म सहिष्णुता की या धम्म की सहनशीलता की बात कही गई है ना। या व्यक्ति को सहनशील कौन सा अभिलेख बनाता है? तो वो बनाता है अभिलेख संख्या 12वां। अब इसको देखो सिंपल तरीके से याद करते हैं कि जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसके जो 12वां दिन होता है, जिस समय पूरा समाज आया हुआ रहता है, तो सब समाज के सामने व्यक्ति बहुत ज्यादा सहनशील होता है, अर्थात उसको कुछ बोल भी देना तो भी व्यक्ति सहन कर लेता है और जाते बोलता है कोई ना, बड़े हो भाई साहब, हो बोल दिया तो बोल दिया, छोटा तो वो कोई ना, बच्चा गलती कर दी। मतलब अपन अपनी सहनशीलता की पराकाष्ठा दिखाते कब? जब घर में 12वां होता है या 12 दिन होते हैं किसी के, है ना। लेकिन 12वां निकलने के बाद क्या होता है? सहनशीलता खत्म, और वो सहनशीलता किसमें परिवर्तित होती है? फिर क्रोध में परिवर्तित होती है। तो उस क्रोध का नमूना कब देखने को मिलता है? जब 12 दिन खत्म हो जाते हैं। और फिर कौन सा आता है? 13वां, है ना। और फिर अपन उन व्यक्तियों को पकड़ते हैं कि भाई कल क्या बोल रहा था, कल तो समाज के लोग थे इसलिए मैं चुप था, है ना। तेरे बच्चे शैतानी कर रहे थे फिर भी कुछ नहीं बोला था कि समाज में मेरा नाम खराब नहीं हो। अब उसके सामने जाके उससे क्या करता है? लड़ाई करने लग जाता है। तो इसमें किसका वर्णन मिलता है? लड़ाई का, अर्थात कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? अशोक की 13वीं शिलालेख में। अर्थात ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा शिलालेख ऐसा है जो अशोक के द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। और मैंने देखो एक और बात बताई थी जब अशोक पढ़ा रहा था कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था, उस कलिंग युद्ध के बारे में अशोक ने जिस कलिंग के शासक नंदराज को हराया था, उस नंदराज का उल्लेख कौन करता है? तो एक अभिलेख आता है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना, खारवेल का। उस हाथी गुम्फा अभिलेख में कहा गया था कि कलिंग युद्ध के समय जो कलिंग का शासक था वो नंदराज नामक व्यक्ति था। ठीक है ना, 13वां अभिलेख। अब देखो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में अशोक के द्वारा जो प्रायश्चित किया गया, अर्थात युद्ध नीति का परित्याग कर दिया गया, वो भी कहाँ किया गया? कलिंग युद्ध के बाद में। लड़ाई करने के बाद पछतावा होता है ना कि यार ये क्या हो गया, फालतू में लड़ाई हो गई। ठीक है ना। और फिर इसी में उल्लेख मिलता है अशोक के द्वारा जो धर्म प्रचारक भेजे गए थे, धर्म प्रचारकों का उल्लेख, है ना। अशोक ने किस देश में कौन से धर्म प्रचारक भेजे थे? इसके अलावा अशोक के पड़ोसी राज्यों का उल्लेख इसमें मिलता है। पड़ोसी राज्य मैंने बताए थे चोल, चेर, पांडे, है ना। पड़ोसी राज्यों का उल्लेख इसके अलावा अशोक के समय की कुछ आर्टिफिक जातियां थी, यानी जो जंगल में रहती थी या खानाबदोश जीवन जीती थी, उन आर्टिफिक जातियों का भी वर्णन इसमें मिलता है। अर्थात अशोक कहता है कि मेरे पड़ोसी राज्यों और जंगल में ये आदिवासी लोगों ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था या उस बौद्ध धर्म के प्रचार को करा था। इसके अलावा इसी में ही अशोक के समय के कुछ विदेशी राजाओं का उल्लेख मिलता है। देखो अशोक के जो दूसरा शिलालेख था इसमें केवल एक यवन राज एंटियोकस का उल्लेख मिलता है, जबकि यहाँ पे मिस्र के शासक का उल्लेख मिलता है, यवन के शासक का उल्लेख मिलता है ना। इसके अलावा एक और सीरियन के शासक का उल्लेख मिलता है, सीरिया के शासक का उल्लेख मिलता है। मैं सारे पड़ोसी विदेशी राजाओं के नाम अभी बताऊंगा। ठीक है ना। तो इन सब चीजों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में। अर्थात ये जो अशोक का 13वां शिलालेख है, ये अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है या सबसे बड़ा शिलालेख है। ठीक है। अब बात करते हैं 14वां अभिलेख। ये 13वां भी इंपॉर्टेंट था। अब देखो जो सबसे अंतिम अभिलेख है वह है 14वां अभिलेख। 14वां अभिलेख के बारे में अगर अपन बात करें तो ये इस अभिलेख से एक ऐसा प्रश्न
जो लगातार 3 कंपटीशन एग्जामों में एक ही साल में उतरा था। देखो इस 14वें अभिलेख में वर्णन मिलता है पृथक कलिंग शिलालेख के बारे में। पृथक कलिंग शिलालेख, पृथक कलिंग शिलालेख। पहले आपको ये ध्यान रखना, पृथक कलिंग शिलालेखों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो अशोक के 14वें अभिलेख में। अब देखिए पृथक कलिंग शिलालेख है क्या क्या, कि देखो अशोक ने क्या किया कि जो धौली और जौगड़ की जनता थी, धौली और जौगड़ जो कि उड़ीसा में थे, ये कलिंग के ही आसपास के इलाके थे। अशोक ने कलिंग के युद्ध को जीता, लेकिन वहां पे काफी नरसंहार भी हुआ था। तो अशोक नहीं चाहता था कि इन आदेशों के माध्यम से कलिंग या जौगड़ की जनताओं को ये एहसास कराया जाए कि हमारे ऊपर ये दासता का प्रतीक है। इसलिए अशोक ने क्या किया कि इस अभिलेख के अंदर 14 अभिलेख में, जो अशोक के 14 अभिलेखों की जो संख्या थी 11, 12 और 13, इन 11, 12 और 13 को हटा दिया, बल्कि और इनके स्थान पर अलग से 2 कलिंग शिलालेख खुदवाए, जिसके अंदर ये लाइन 11, 12 और 13 नहीं थी। ध्यान रखना, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पृथक कलिंग शिलालेख का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है, तो 14 में, और पृथक कलिंग शिलालेख कौन कौन से थे, तो 11, 12, 13। ऑप्शन में आपको 10, 11, 12 भी मिलेगा, 11, 12, 13 भी मिलेगा, 12, 13, 14 भी मिलेगा, 9, 10, 11 भी मिलेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना 11, 12 और 13 ये तीनों क्या कहलाते हैं, पृथक कलिंग शिलालेख। ठीक है, तो ये हुए अशोक के 14 वृहत शिलालेख जिनके बारे में अपन ने बात की। देखो इन 14 वृहत शिलालेखों में अभिलेख संख्या 3 महत्वपूर्ण है, अभिलेख संख्या 5 भी महत्वपूर्ण है, अभिलेख संख्या 6, इसके अलावा 11वां, 13वां और 14वां ये अभिलेख इसके इंपोर्टेंट माने जाते हैं, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब देखो बात करते हैं अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में। अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख की बात की तो अपन ने कहा था कि अशोक के लघु शिलालेख कितने हैं, 2, अर्थात हर शिलालेख पे 2 लाइनें लिखी हुई है। ठीक है ना, देखो इन लघु शिलालेखों में इनके स्थान काफी है, इसलिए इनके स्थानों के बारे में कोई निश्चित राय नहीं मिलती। लेकिन देखो इनके अंदर कुछ लघु शिलालेख प्रमुख है, जैसे उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा और एक आता है नेटूर, या इसको निट्टूर भी कहा जाता है कई बार। देखो मैंने चारों नाम लिखे, इसके पीछे देखो समझो कि एक बार प्रश्न आया था कि अशोक का नाम अशोक के कितने अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। मतलब अशोक का नाम अशोक उसकी केवल कुछ गिने चुने हुए अभिलेखों में मिलता है, उसके अलावा कहीं पे उसको मगध का राजा कहा गया है, कहीं पे उसको देवनाम कहा गया है, कहीं पे उसको देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है ना, अलग अलग उपाधियां दे रखी है, लेकिन अशोक नाम नहीं मिलता। अशोक का नाम अशोक केवल इन 4 अभिलेखों में मिलता है ना। ये कौन से, उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा और नेटूर। इसको याद करने का सिंपल तरीका है उ, मा, गु और नी, उमागुनी, है ना, अर्थात उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा और नेटूर। देखो इसमें ये जो गुजरा है, ये गुजरा कहाँ पे है, तो ये है दतिया मध्य प्रदेश में, दतिया मध्य प्रदेश। इसके अलावा ये जो श्रेष्ठ तीनों हैं, उदयगोलम, मास्की और नेटूर, ये तीनों कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, इन चारों ही अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। ध्यान रखना कौन से 4 अभिलेख है, उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा और नेटूर। लेकिन अगर यहां से भी प्रश्न पूछे कि सबसे पहले अशोक का नाम अशोक किसमें मिला, वैसे चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, लेकिन इनमें भी पूछे कि सबसे पहले किसमें मिला था, तो सबसे पहले किसमें मिला, वो मिला था मास्की के अंदर। ठीक है ना। अब देखो इन लघु शिलालेखों में एक ऐसे लघु शिलालेख की मैं बात कर रहा हूं जहां से जब ये ऑप्शन में दिखता है या विकल्पों में दिखता है तो प्रश्न भी नहीं पढ़ा जाता है और वो आंसर हमेशा सही गया है ना।
देखो इन लघु शिलालेखों में 4 चीज हो गए। एक लघु शिलालेख है जिसका नाम है भाब्रू लघु शिलालेख। क्या है? भाब्रू लघु शिलालेख। भाब्रू लघु शिलालेख। देखो इस भाब्रू लघु शिलालेख को ही अगर पूछे कि इसके अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम की बात करें तो इसी को कहा जाता है बेराट अभिलेख या बेराट लघु शिलालेख भी कहा जाता है। क्योंकि यह अभिलेख प्राप्त कहां से हुआ था? बीजक की पहाड़ी से, जयपुर से। तो इसको कई बार बीजक शिलालेख भी कहा जाता है या बीजक लघु शिलालेख भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना कोई भी आओ। अब इस प्रश्न का महत्व इतना है दोस्तों कि अगर कभी ये तीनों में से कोई नाम आपको विकल्प में दिख जाए तो प्रश्न भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो आंसर हमेशा सटीक और सही जाता है। अब देखो बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि पहले तो ध्यान रखना कि ये जो भाब्रू शिलालेख है ये है कहां पे? तो ये प्राप्त हुआ है कहां से? जयपुर से। कहां से प्राप्त हुआ है? जयपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है? और इसको खोजने वाला व्यक्ति कौन था या इसका खोजकर्ता कौन था? तो इसका खोजकर्ता था कैप्टन बर्ट। कौन था इसका खोजकर्ता? कैप्टन बर्ट, है ना? कैप्टन बर्ट ने इसको खोज किया। अब देखो यहाँ पे एक भ्रांति आती है कि कुछ बुक्स कहती है कि इसकी खोज 1837 में हुई, कुछ बुक्स कहती है कि इसकी खोज 1840 ईस्वी में हुई। आपको इस विवाद में नहीं फंसना है, क्योंकि जब भी कोई प्रश्न ऐसा आता है तो मान के चलो वो प्रश्न विवादों की श्रेणी में आता है। ऐसे प्रश्न एग्जामिनर देना पसंद नहीं करता है। हालांकि जो मेरे पास ऑथेंटिक किताबें हैं जिनको हम पढ़ते हैं, उन किसी भी बुक्स में इसका सन लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन गाइडों में आपको कहीं पे 1840 मिल जाएगा, कहीं पे आपको 1837 भी मिल जाएगा। ठीक है? लेकिन इसके अंदर देखो मेन बात क्या है कि इस भाब्रू शिलालेख को सबसे सबल प्रमाण माना जाता है अशोक के बौद्ध होने का। अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण इसको माना जाता है। सबसे सबल प्रमाण माना जाता है। मतलब इसी अभिलेख में पहली बार कहा गया था कि विद साक्ष्य या विद प्रूफ कहा गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है ना? क्योंकि इसमें उल्लेख मिलता है किसका? बुद्ध का, धम्म का और संघ का। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो बुद्ध या बौद्ध धर्म में दीक्षित होता था उसको ये 3 वाक्य बोलने पड़ते थे: बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है ना? इसके अलावा 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम, 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम भी कहां से प्राप्त होते हैं? इसी भाब्रू शिलालेख से। ठीक है ना? इसी के अंतर्गत प्राप्त होता है देखो मिनांडर का उल्लेख, जो एक शासक था यवनराज मिनांडर। इस मिनांडर का उल्लेख भी ये भाब्रू शिलालेख करता है। और राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र वो भी कौन सा था? तो वो था भाब्रू या बीजक या बेराट। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की अशोक के अभिलेखों में, और अभिलेखों में भी अशोक के जो वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख है उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। एक बार पुनः कि जिसने भी इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमारी त्रुटि सुधारने का मौका मिलता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।